लोग हथियार कब उठाते हैं उसको जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता। जब आप रियासत के अंदर रहते हैं या आप रियासत आपकी एक मौजूद होती है तो आपकी हत्तुल इम्कान कोशिश यही होती है और आप हमेशा यही समझाते हैं कि हथियार उठाए बगैर मामला हल होना चाहिए। लेकिन लोग हथियार जब उठाते हैं तो उसके पीछे बड़ी लंबी कहानियां, ये कहानियां हमें इस्लामाबाद के चाय खानों में बैठ के, ये जो काकड़ है ये और ये जो बुकटी है ये दोनों ये कहानियां हमें इस्लामाबाद के चाय खानों में बैठ के सुनाते थे कि हमारे बलोचों के साथ ज्यादती हो गई, वहां पे पश्तूनों के साथ ये वाली ज्यादती हो गई, जो बलूचिस्तान के रहने वाले लोग हैं उनके वसाइल पे कब्जा कर लिया गया, उनको दीवार के साथ लगा दिया गया, वो अगर पहाड़ों पे ना जाएं तो क्या करें। अब देखें, हमें ये बात समझनी पड़ेगी, हथियार उठा लेना एक आखिरी लिमिट होती है, आखिरी हद होती है। जब कोई तंग आकर हथियार उठा लेता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, और फिर आपके मुल्क के दुश्मन भी तैयार बैठे होते हैं। वो ये कहते हैं ठीक है, अगर यहाँ पे माहौल यहाँ पहुंच गया है तो इनको वेपनाइज करो, इनको ट्रेनिंग दो, इनको तैयार करो। अगर ये तैयार हो ही गए हैं तो उस वक्त आपकी रियासत की सबसे अहम जिम्मेदारी होती है। आपकी रियासत ने यह देखना होता है कि नौजवान जिस रास्ते पे जा रहे हैं उनको उस रास्ते पे जाने से रोका जाए। लेकिन होता क्या है, वो आपसे अपना हक मांग रहे होते हैं और आप उनको जवाब नहीं दे रहे होते। सबसे बड़ा जो इशू है वो है इग्नोर करना। आप उन्हें इग्नोर करते हैं, वो एहतजाज करते हैं, आप इग्नोर करते हैं, वो हक मांगते हैं, आप इग्नोर करते हैं, वो आवाज उठाते हैं, आप इग्नोर करते हैं, वो अदालत में जाते हैं, अदालत इग्नोर करती है, वो पार्लियामेंट में आते हैं, पार्लियामेंट इग्नोर करती है, वो सड़क पे आते हैं, सड़क के ऊपर पुलिस उनको डंडे मारती है, वो इस्लामाबाद में आते हैं, इस्लामाबाद की इंतजामिया उनको इग्नोर करती है और पुलिस उनको डंडे मारती है, उनके ऊपर ठंडा पानी फेंकती है दिसंबर में। जब ये सारी चीजें होती हैं और एक आदमी थक हार के वापस अपने घर जाता है, अब मुझे बताएं कि एक जगह बैठा हुआ है, वो लोग बैठे हैं, उन्होंने कहा जी हमने सब कुछ करके देख लिया है, अब उन्होंने क्या करना है, आखिर में क्या करना है, क्या इज्तिमाई खुदकुशी करते हैं सारे। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये मेरी फैमिली मेंबर ने मुझे ये बात कही और बड़ी तकलीफ में मैं आपको ये बात बता रहा हूं, और ये कोई कमजोरी नहीं मैं शो कर रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। जब मैं लापता था ना 5 महीने के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम लोग तकरीबन ज़हनी मरीज बन गए थे कि जब मैं 5 महीने तक लापता था तो मेरे घर वालों के दिमाग में बहुत अजीब अजीब बातें आती। उन्होंने कहा जी हम तो किसी भी लेवल तक जाने के लिए ज़हनी तौर पर अपने आप को तैयार कर रहे थे कि अगर इमरान वापस नहीं आता तो हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। जान लेने और जान देने पे इंसान तुल जाता है, ऐसा होता है। देखिए, ये लोग लाहौर में रहते थे, रोजाना इनको लोग मिलते थे, इनको जर्नलिस्ट मिलते थे, ये जब अदालत में जाते थे तो जज इनका एहतराम के साथ इनका मामला सुनता था। इसके बावजूद इनकी फ्रस्ट्रेशन का ये लेवल था। तो आप ये सोचे ना, वो जो पहाड़ों के अंदर रहते हैं जिनके लोग कई कई साल से लापता हैं और उनकी बात भी नहीं सुनी जाती, ना कोई अदालत उन्हें सुनती है, अदालत अगर कोई फैसला देती है तो इंप्लीमेंट नहीं होता, हर जगह उन्हें डंडे पड़ते हैं। मेरे घर वालों को तो डंडे भी नहीं पड़ रहे थे और उनको जो है वो हर जगह रुस्वा किया जाता है, जलील किया जाता है। रियासत ने उनके साथ सौतेलों वाला सलूक किया है। और दूसरा देखें, अगर आप बलूचिस्तान को देखें तो वहां के लोग गरीब नहीं होने चाहिए। वो पाकिस्तान का सबसे अमीर सूबा है, आबादी उसकी बहुत कम है, लेकिन वसाइल उसके इतने ज्यादा है कि अगर बलूचिस्तान के वसाइल को बलूचिस्तान के अवाम में तकसीम किया जाए तो हर शख्स करोड़ोंपति होगा। हमें ये बात माननी पड़ेगी कि वो लोग बाय बर्थ करोड़ोंपति हैं, पाकिस्तान के सबसे अमीर लोग हैं, लेकिन हमने उन्हें पाकिस्तान का सबसे गरीब इंसान के तौर पे रखा हुआ है। तो ये बड़ी तकलीफ वाली बात है। पहले आप जाकर ये तो देखें कि अगर किसी ने वेपन उठाया तो उसके पीछे रीजन क्या है। देखिए, अगर एक आदमी वेपन उठाता है वो पागल हो सकता है, 2 उठाएं, 4 उठाएं, 10 उठाएं, 20 उठाएं। एक तो जो तालिबान वाली बात है, तो उनके हाथ में हथियार पकड़ाया किसने, हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने पकड़ाया। ये तो आम पश्तून थे, इनको जहादी बनाया, इनको अमेरिका से डॉलर ले लेके हमने यहाँ पे ट्रेनिंग दी पाकिस्तान के अंदर, जहां जहादी कैंप बना के हमने 70s और 80s के अंदर पूरी जंग लड़ी सोवियत यूनियन के खिलाफ। अब वो क्लाशनकोव कल्चर पाकिस्तान में आ गया। वो ज़ियाउल हक के बारे में पंजाबी का एक शेर है ना कि लाशा हुन तक ढोने पे हैं, जान नु तेरी रोने पे हैं, यानी जान नु तेरी रोने पे हैं, लाशा हुन तक ढोने पे हैं। ये ज़ियाउल हक साहब की मेहरबानी से पाकिस्तान के ऊपर ये अज़ाब मुसल्लत हुआ। तो मामला ये है कि हमने इन चीजों को खुद ट्रिगर किया। आप दहशतगर्दों से निपटें, दहशतगर्दी को रोकें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस जगह पे कहीं कोई दहशतगर्दी का इंसिडेंट होना है, उसकी इंटेलिजेंस, उसको रोकना और उनको सख्ती के साथ रोकना, ये रियासत की जिम्मेदारी है। लेकिन सेम टाइम में जो पॉलिटिकल क़यादत है या वो दिमाग जो सियासी अंदाज में सोचते हैं, महरूमियां दूर करना, लोगों को मेन स्ट्रीम के अंदर वापस लेकर आना, कौमी धारे के अंदर लोगों को शामिल करना, नौजवानों के अंदर से मायूसी खत्म करना, ये भी रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये उछल उछल के बातें करता है बुकटी। इस बुकटी के पुराने क्लिप उठा के देखे ना, जब इसको वजीर आला नहीं बनाया था, जब ये बेरोजगार था, तो ये इतना डेस्परेट था कि ये कहता था कि बिल्कुल ठीक है,
भाई आप हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, आप हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, आपने हमारे हकूक छीन लिए। ये कितना डेस्परेट था उस वक्त। उस वक्त चाय की महफिलों में बैठ के ये जो अस्करियत पसंद है उनको सपोर्ट करता था, ये कहता था कि यार ये ठीक हो रहा है। काकड़ भी यही कहता था। फिर इन दोनों को नौकरी मिल गई, इनके हाथ में बुरश आ गया, एक वजीर आजम बन गया, एक वजीर आला बन गया, इनकी साथी सोच तब्दील हो गई। तो भाई अब आप इससे सीखें कि अगर बलोच नौजवान के हाथों में या बलूचिस्तान के रहने वाले पश्तून नौजवान के हाथों में नौकरी आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसकी सोच बदल जाएगी। इन्हें ये देखे ना, हमारे पास दो मिसालें मौजूद हैं। हमारे पास दो बेरोजगार थे, एक बुकटी था और एक काकड़ था। दोनों बेरोजगार थे, दोनों के पास नौकरी नहीं थी। दोनों बैठ के सारा दिन फौज की बुराइयां, सारा दिन जो है वो जस्टिफाई करते थे। पार्लियामेंट में रिपोर्टर्स को पकड़ पकड़ के अपने रोते थे। हमें याद है, ये सारे लोग इधर ही घूम रहे होते थे। यार ये आपने बातें सुनी हुई है ना, मैंने भी सुनी हुई है। ये तो हमें फोन करके कहते थे जी आज आपके साथ सिटिंग करनी है। कभी एक को ले जाते थे, कभी यार आप हमारे बलूचिस्तान के लापता अफराद के बारे में बात नहीं करते इमरान भाई, यार जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ आवाज उठाएं, यार ये बहुत बड़ा जुल्म है। इस 21वीं पाकिस्तान की फौज ने जो बलूचिस्तान पे कब्जा किया हुआ है, हमारे वसाइल पे काबिज हुई हुई है, ये बातें ये हमारे साथ करते थे। लेकिन आप देखें जैसे ही इन दो नौजवानों को नौकरी मिली, इन दो नौजवानों की सोच बदली। तो इसी तरह मैं चाहता हूं कि जितने भी नौजवान हैं बलूचिस्तान में, उन सबको नौकरी मिले ताकि उन सबकी सोच बदले। और अगर नौकरी नहीं मिलती, कम से कम उनको हक तो मिले ना। कम से कम ये हक तो मिले जिसको वो वोट डालें, बक्से के अंदर से उसी का वोट बाहर आ जाए। कम से कम ये हक तो मिले ना कि वो सड़क पे अपनी फैमिली के साथ जा रहा है तो उसको इस बात की श्योरिटी हो कि वो अपनी इज्जत के साथ वापस आ जाएगा। कम से कम ये हक तो मिले ना कि जब वो किसी तालीमी इदारे में जा रहा है तो उसे कोई एजेंसी उठा के नहीं ले जाएगी, उसको अगवा नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीजें देखें, इख्तलाफे राय के ऊपर यहाँ बंदे अगवा होते हैं। पहले हम ये समझते थे, मैं सीरियसली आपको बता रहा हूं, मैं दादी तौर पे ये समझता था कि ये जो बंदे जबरी तौर पे लापता किए जाते हैं ये खुदकुश बमबार हैं। मैं ये समझता था कि शायद ये खुदकुश बमबार हैं, शायद ये टारगेट किलर्स हैं, या ये इतने खतरनाक क्रिमिनल हैं कि रियासत के पास शायद कोई रास्ता नहीं है। फिर जब मुझे अगवा किया ना रियासत ने, फिर मुझे समझ आई नहीं 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 नहीं, ये तो इख्तलाफे राय पे भी बंदा अगवा कर देते हैं। फिर मैंने डीपली देखना शुरू किया तो बेशतर बलोच जो अगवा हुए हैं, देखें जो मुसल्ला कार्रवाई करते हैं वो कहां गिरफ्तार होता है? उसके हाथ में तो बंदूक है, वो तो ये आपको मारेगा या वो आपसे मारा जाएगा। और इनके अंदर तो सरेंडर है ही नहीं, ये पश्तूनों में और बलोचों के अंदर तो सरेंडर है ही नहीं, ये तो करते नहीं सरेंडर। ये या तो आपको मारते हैं या ये आपसे मारे जाते हैं। अब इनकी जबिलत के अंदर ठीक है गलत है, ये विलन है या हीरो है, ये तो वक्त तय कर देगा। लेकिन मामला ये है, मेरे लिए तो देखे मेरी रियासत पहले होनी चाहिए ना। मेरे लिए तो मेरी रियासत पहले, मेरी रियासत का जो सिपाही है जिसके हाथ में बंदूक है, मेरे लिए तो वो हमेशा काबिल एहतराम है और पहली प्रायोरिटी मेरी वो होगा। लेकिन मामला ये है कि इनको नौकरियां दो भाई, इनको इज्जत दो भाई, इनको इनका हक दो। अच्छा, उसके बाद अगर ये हथियार उठाए तो फिर आप कह सकते हैं जनाब ये क्रिमिनल है। मुझे लगता था कि ये बहुत खतरनाक क्रिमिनल हैं जिनको जबरी तौर पे लापता किया जाता है। लेकिन जब मैं वापस आया तो मैंने इसके ऊपर बहुत काम किया, बहुत लोगों से राब्ता किया, मैं बलोचों के पास गया, उनसे माफी भी मांगी। तो मुझे ये पता चला, आपको क्या लगता है कि मैं जज्बाती होकर चला गया था, मैंने जाके माफी मांग ली? नहीं, मैंने एक एक बंदे के ऊपर तहकीक की, ये बंदा कौन था और क्या। आपको पता है ज्यादातर बंदे जो जबरी तौर पे लापता किए जाते हैं वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो लिखने पढ़ने वाले लोग होते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि वो एक नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे होते हैं, या वो इख्तलाफे राय कर रहे होते हैं, या वो पॉलिसीज पे तनकीद कर रहे होते हैं, या वो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे होते हैं कि हमारे वसाइल इतने हैं, हम इतने बड़े वसाइल के मालिक, हम इतने ताकतवर और इतने बड़े लोग हैं और हमारे वसाइल पे कैसे कब्जा हुआ है। तो ये वो रीजन हैं जो जबरी तौर पे लापता होते हैं लोग। बंदूक वाला कहाँ लापता होता है यार? बंदूक वाला तो खुद मरता है या मार देता है। लापता तो बेचारा मेरी तरह का कलम वाला बंदा होता है, जिसके हाथ में कलम होता है। वो बेचारा अपना काम कर रहा होता है, उसके पास बंदूक थोड़ी है, उसको उठा के ले जाके गायब कर देते हैं।